हेलो एवरीवन, आई शिवांगी गिरी वेलकम्स यू ऑल इन वंद्या ग्रंथ। तो आज शुरू करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 10th का, ठीक है, विच इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले केमिस्ट्री का मतलब समझना पड़ता है। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स से खेलते हैं। केमिकल्स, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स को मिलाते हैं, या फिर अगर सिंपली हम केमिस्ट्री नाम का मतलब जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है जब हम कोई दो चीज़ को मिलाते हैं तो क्या होता है, केमिस्ट्री होता है वहाँ पे, ठीक है। तो केमिस्ट्री इन द टर्म्स ऑफ साइंस क्या है, दो केमिकल को मिलाने के बाद या दो से ज़्यादा केमिकल को मिलाने की जो प्रक्रिया है ना, दैट इज़ व्हाट केमिस्ट्री इज़। केमिस्ट्री बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सी केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और एक और पार्ट है जो कि है बायोकेमिकल केमिस्ट्री। तो देखा जाए तो 5 पार्ट है केमिस्ट्री के, लेकिन हम जो बेसिकली जिस 4 पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना, जो वो 4 ही पार्ट है, मतलब ज़्यादा फोकस जिस केमिस्ट्री के ब्रांच पर करते हैं वो 4 पार्ट है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बायोकेमिकल केमिस्ट्री जो है इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट होती है बेसिकली केमिस्ट्री की, ठीक है। 5 लिखवा देते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री होती है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और 5वीं होती है बायोकेमिकल केमिस्ट्री, ठीक है। बायोकेमिकल केमिस्ट्री। तो 5 पार्ट होती है केमिस्ट्री की, 5 ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री की, ठीक है। तो अभी बेसिकली 10th में डिवाइड नहीं किया जाता केमिस्ट्री को, ठीक है। 10th में उतनी डिवीजन हमें क्लियरिफाई नहीं कराई जाती कि कौन सा केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम 11th में जाते हैं ना तो इसे पूरे अच्छे तरीके से डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो अभी हम जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा हमें क्लेरिफाई हो जाएगा कि केमिस्ट्री की ब्रांचेस क्या होती है। बस ये ब्रांचेस है, नाम बता दिया जानने के लिए, ठीक है। इन सब से हमारा चैप्टर नंबर 1 में किसी से भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में ना केमिकल आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो एक बात जानो कि चेंज 2 टाइप के होते हैं। क्लास 6 से हमने पढ़ा है भाई चेंजेस के बारे में, तो पता होगा कि चेंज को कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चे चेंज जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज और दूसरा होता है केमिकल चेंज, है ना। अगर फिजिकल चेंज की बात करें तो फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज जब हम बात करते हैं अपनी अपीयरेंस की, तो हमारा अपीयरेंस क्या है? ये जो अपीयरेंस है, ये जो वर्ल्ड हम बोलते हैं, हम किस वर्ल्ड में रह रहे हैं? हम फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड क्या है? जो चीज़ हम देख रहे हैं। जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं वो केमिकल है। क्या हम एटम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। क्या मॉलिक्यूल्स हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल से किसके अंदर खेलते हैं? केमिस्ट्री में ही तो खेलते हैं, है ना। तो जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं, जो चेंजेस को हम नहीं देख पा रहे हैं वो केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। वो केमिकल चेंज है, माइंड माय वर्ड। जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं वो केमिकल चेंज है। हमेशा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, ठीक है। जो हम चेंजेस नहीं देख पाते हैं, हमें डिटरमाइन करना पड़ता है, ठीक है। फिजिकल चेंज हम चेंज देख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम फिजिकली देखेंगे उस चेंज को। फिजिकली कैसे? चेंज इन टेक्सचर, है ना। जैसे कि हाइट बड़ा, जैसे कि हम इंसान में क्या फिजिकल चेंज होती है? हम में चेंज होती है कि भाई हमारा चेहरा बदल जाता है ना। हम जैसे बचपन में दिखते हैं वैसे हम बड़े होकर नहीं दिखते। क्या हम इतने छोटे से होते हैं तो हमेशा इतने ही छोटे रहते हैं? हम लंबे होते हैं ना। तो वो एक फिजिकल चेंज है, वो हमारी बॉडी में हो रहा है। बॉडी के जो अंदर हो रहा है वो केमिकल चेंज है। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? हमारे फूड डाइजेस्ट हो रही है। वो क्या है? वो एक केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज हमारी बाहर से दिखाई देती है, हमारी बिहेवियर में चेंज है, वो फिजिकल चेंज है ना। चेंज, बदलना, ठीक है। बदलाव हर चीज़ में होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में तो और भी ज़्यादा बदलाव है।
अगर केमिकली कोई चेंज नहीं देख रहे हम, ठीक है, केमिकल चेंज कैसे डिटरमाइन करते हैं ये बताऊंगी। केमिकल चेंज नहीं देख रहे हैं हम, लेकिन हम जब टेक्सचर में, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज देख रहे हैं तो वो चेंज फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का एक एग्जांपल लिया तो बताओ कि अगर एक आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट होकर पानी में बदल रही है, तो वो क्या फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? सोचो, फिजिकल चेंज होगा या केमिकल चेंज होगा? उसमें क्या हो रहा है? आइस का फॉर्मूला क्या होता है? आइस का फॉर्मूला होता है H2O। H2O होता है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला भी H2O ही होता है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं वाटर को? डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन 1 होता है। ठीक है, तो हमने ये कैसे डिटरमाइन किया? हमने इसके केमिकल पे डिटरमाइन किया है ना, कि उसमें कितनी एटम है हाइड्रोजन की, कितने एटम है किसके? ऑक्सीजन की, है ना। तो हम कहाँ घुसे? हम इसके केमिकल चेंज पर घुसे। तो क्या केमिकली कोई चेंज है? केमिकली कोई चेंज है? ये H2O है तो ये भी H2O ही है, कोई चेंज नहीं है। बस हुआ क्या है कि ये सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में गया। सॉलिड फॉर्म से जब वो लिक्विड फॉर्म के अंदर गया तो क्या होगा? होपफुली कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो आपको पता होगा कि सॉलिड में क्या होते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से बंधे होते हैं एक दूसरे से बहुत टाइटली, है ना, बहुत टाइटली अटैच होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती हैं, है ना, पता होगा। और लिक्विड में वही थोड़े थोड़े दूर दूर हो गए होंगे। बस क्या होंगे? मॉलिक्यूल थोड़े से दूर और थोड़े से पास होंगे। उससे क्या होगा? हम H3O नहीं लिख देंगे ना इसको। H3O हाइड्रोनियम आयन होता है, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। तो हम इसको H3O तो नहीं लिख देंगे, वाटर में चेंज हो गया तो नहीं ना, वो H2O है तो वो H2O ही रहेगा। ये फिजिकल चेंज है, ठीक है, इसमें केमिकली कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होगा? केमिकल चेंज तब होगा जैसे कि अगर हम कुछ खा रहे हैं, ठीक है, कुछ खा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो गया, क्या होगा? बॉडी के अंदर गया तो हमारे ग्लैंड्स क्या करेंगी? कुछ एसिड, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करेंगी, है ना। उसके कारण क्या होगा? उसके कारण होगा कि वो फूड डाइजेस्ट होगा। वो डाइजेस्ट होगा तो क्या, हमने कैसे खाया उसे? हम खा रहे हैं तो हम बेसिकली सॉलिड फॉर्म में उसे खाएंगे, है ना। तो भाई क्या हुआ यहाँ पर? क्या हुआ यहाँ पर? ये हुआ कि वो जिसे हमने खाया उसमें केमिकल जैसे कि एसिड, HCl होता है ना, पेप्सिन होता है, चैप्टर 6 में पढ़ा होगा आपने। तो वो क्या करेंगी? वो उस पर वर्क करेंगे और उसे डाइजेस्ट करेंगी। ठीक है, केमिकल्स उस पर वर्क करके उसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है केमिकल चेंज। ठीक है, यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। समझ में आया? अब हम जो खा रहे वही तो ऑब्जर्व नहीं हो सकता ना, उससे एनर्जी बनानी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी बना रहे हैं ना, तो उसमें क्या होएगा? उसमें केमिकल चेंज होगा। ठीक है, अब भाई अब आप जरा एक बात सोचना कि आप जो अपने सराउंडिंग में जो देखते हो वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? आप जैसे कि देख रहे हो, जैसे कि अगर हम NCERT ही लगा ले तो मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो अगर हम गर्मी के दिनों में, ठीक है, गर्मी के दिन में है, अभी भी आगे हैं, गर्मी के दिन में अगर हम खाना को रूम टेम्परेचर पर छोड़ के चले जाएं तो क्या होगा? क्या होगा? फूड रेंसिड हो जाएगा। रेंसिडिटी भी है, इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। तो क्या होगा? वो खाना खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कैसे खराब होगा? अपने आप से तो खराब नहीं हो जाएगा ना, जब तक कोई एक्सटर्नल चीज उस पर वर्क नहीं करेगी। माइंड माई वर्ड्स, एक्सटर्नल चीज उस पर वर्क नहीं करेगी तब तक वो अपने आप तो खराब नहीं हो जाएगा। और वो एक्सटर्नल चीज क्या हो सकती है? वो एक्सटर्नल चीज हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगी? बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस फूड को रेंसिड, खराब कर देंगी। ठीक है, और हम उस फूड को नहीं खा पाएंगे ना, आगे खराब हो जाएगी तो हम कैसे खाएंगे, है ना। तो वही सेम चीज मिल्क के साथ भी होती है। मिल्क के साथ क्या होती है? मिल्क को अगर हम छोड़ देते हैं ना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो उसका दूध का दही बन जाता है।
दूध का दही बन जाता है उसका। इसीलिए बेकिंग सोडा डालता है, मतलब जो हमारा मिल्कमैन होता है ना, वो जब दूध निकाल के आते हैं, ये चैप्टर 2 में पढ़ेंगे तो उसमें वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वो बेकिंग सोडा क्यों ऐड करता है। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि क्योंकि क्या होता है, दूध में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लैक्टिक एसिड क्या कर देता है, दूध को दही बना देता है। बेकिंग सोडा रहेगा तो दोनों नलीफाई कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे दूसरे को। तो चैप्टर 2 की बात हो जाएगी, है ना, चैप्टर 2 में ही ये बात करेंगे। फिर दूसरा आपका एग्जाम्पल है, आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज इन टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। बच्चा अगर हम आयरन को हम क्या करेंगे, हवा में छोड़ देंगे तो वो क्या है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उस पर जंग लग जाएगा। हम कहते हैं ना जंग लग गई है उस आयरन में, उस आयरन से जंग लगा हुआ है तो उसमें चोट लग गया तो हमें सुई लेनी पड़ेगी, है ना। तो वो क्या है, वो है कोरोजन। और कोरोजन क्या है, कोरोजन इज द केमिकल चेंज। भाई कोई भी मेटल हो दुनिया का, अगर वो कोरोड हो चुका है ना तो उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है, भले ही वो आपको फिजिकली ब्राउन 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 दिख रहा होगा, है ना। या फिर अलग अलग मेटल्स में अलग अलग जब उस पर रस्ट होता है ना, कोरोड होता है जब वो, तब अलग अलग रंग चढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन में क्या होता है, आयरन में बेसिकली ब्राउन कलर हो जाता है उसका। अगर आपने कभी देखा होगा कोरोड आयरन तो आपको पता होगा, है ना। तो उस पर जंग लग जाता है तो वो क्या है, वो केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है कि उसमें ऑक्सीजन, उस आयरन के साथ ना ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है, उस आयरन के साथ ना हवा में मौजूद ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रही है। अब ये कैसे केमिकल चेंजेस का भी जवाब मैं दूंगी। तीसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। मैंने आपको, जब मैं दूध वाली बात बताई तब मैंने आपको खाने का भी एग्जाम्पल दिया था कि जब हम खाना छोड़ देते हैं एट द नॉर्मल रूम टेम्परेचर तब क्या होता है ना, दिया था ना एग्जाम्पल, रेंसिड हो जाता है। तो ग्रेप्स क्या हो गया, ग्रेप्स हो गया फर्मेंटेड, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है फूड इज कुक्ड, मतलब पहले तो भाई घिया था, वो पहले वो घिया था, अब उस घिये को बना दिया घिया की सब्जी। अब वो क्या हो गया, अब वो खाना, वो जो घिया है ना, जैसे हम खा नहीं पा रहे थे, कच्चा कच्चा है तो कैसे खाएंगे, अब उसे जब हमने बना दिया है तो क्या उससे दोबारा घिया निकाल के लाओ, फिर जैसा हरा हरा घिया था वही घिया ला कर दिखाओ, नहीं ला सकते ना। तो क्या हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया, ठीक है, एक नया सब्सटेंस बन गया। इसीलिए ये क्या है, ये केमिकल चेंज है, मैंने अभी बता दिया इसके बारे में। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि हम खा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म नहीं, डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स इस पर वर्क कर रहे हैं, अपने अपने एसिड, अपने अपने केमिकल क्या कर रहे हैं, इसे डाइजेस्ट करने के लिए, इसके लिए सिक्रीट कर रहे हैं, वो उस पर वर्क कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर क्या हो रहा है, वो लोग इसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज केमिकल चेंज, ठीक है। जो पांचवा छठा जो भी एग्जाम्पल है, छठा एग्जाम्पल है वी रेस्पायर। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, रेस्पिरेशन करते हैं तो एनर्जी बनता है। एनर्जी में क्या होता है, एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब भाई एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बहुत कंफ्यूजन है ना, हमने भाई बचपन से पढ़ा है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, पर समझ में नहीं आता है कि कौन सा क्या है और कौन सा क्या नहीं है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन तभी होती है ना जब केमिकल चेंज होता है। और चलो भाई बहुत अच्छी बातें बताऊंगी आज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर अब थोड़ा बेसिक ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। बच्चे इंडो शब्द का मतलब होता है एंट्री, ठीक है, एंट्री। तो बच्चा जब एंट्री होती है ना हीट की, ठीक है, जब हीट की एंट्री होती है ना तो उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। एंट्री होती है या एब्जॉर्प्शन होती है, तब वो क्या है, तब वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडो से याद रखना एंट्री हो रही है, ठीक है, एन लग रहा है तो इससे याद रखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर एंट्री हो रही है, ठीक है। उसके बाद है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब एक्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक्स लग रहा है। तो एक्स क्या है, एक्स यानी कि एग्जिट, ठीक है, एक्स से याद रखना एग्जिट। तो जब हीट एग्जिट हो रहा हो, ठीक है, एग्जिट कब होगा, हीट एग्जिट कब होगा, जब वो रिलीज होगा, है ना।
जब वो रिलीज होगा तभी तो एग्जिट होगा। तो जब वो रिलीज होगा ना तो हम उसको क्या कहेंगे, हीट। जब रिलीज होगा तो हम उसको कहेंगे एक्सोथर्मिक। समझ में आया? इन लग रहा है ना यहाँ पे एंडोथर्मिक के स्टार्टिंग में, इन 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 का मतलब होता है एंट्री, एंट्री माने एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जब भी एंट्री हो रहा हो तो वो एंडोथर्मिक है, मतलब डाल रहे हो, ठीक है, वो खींच रहा हो सामने वाला, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब वही होता है ना, खींच रहा हो उस चीज को, एब्जॉर्ब कर रहा हो अपने अंदर, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एंट्री हो रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एग्जिट, टाटा बाय बाय। अभी जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट देखेंगे ना तब असलियत में मतलब समझ में आएगा कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, ठीक है। तो भाई देखो भाई, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, बेसिकली अमूमन हम देखते हैं कब, हीट के अंदर देखते हैं। हीट, जब हम हीट के बारे में बात करते हैं ना तब हम एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जब हम हीट के बारे में बोलते हैं तभी हम एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक के बारे में बात करते हैं। ऐसे कितने लोग सोचते हैं, सिर्फ जब हम हीट के बारे में बात करते हैं तब हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ऐसा कितने लोग सोचते हैं? जो लोग सोचते हैं इस मिसकंसेप्शन को निकाल देना अपने मन से। जब हम हीट के अलावा किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं ना तो उसमें हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पता है सबको। अगर लाइट की भी एंट्री हो रही है, लाइट भी अब्सॉर्ब हो रहा है ना तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर लाइट उसमें से निकल रहा है ना तो भी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आई बात समझ में, है ना। किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी, जरूरी नहीं है कि वो हीट ही हो, है ना। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी एंट्री हो रहा हो, एग्जिट हो रहा हो, वो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। याद रखने वाली बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हीट नहीं होगा, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, एग्जिट हो रहा हो, एंट्री हो रही हो, वो एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो भाई, एक और बात बता दूं, अभी इतने सारे एग्जाम्पल कंसिडर किए, अभी इतने दूर तक मेरे को पता है, अगर आपको नहीं, आपने नहीं पढ़ा है ना 6-7, तो मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज पड़े होंगे। अभी कंफ्यूजन का इलाज हो जाएगा, चिंता नहीं करना। केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का क्या मतलब है? केमिकल चेंज का मतलब होता है न्यू सब्सटेंस हमेशा फॉर्म होगा। अब भाई एक बात बताना, ये एक पेपर है, ये एक पेपर है, इस पेपर को फाड़ दिया, इस पेपर को फाड़ दिया, क्या हुआ इसके अंदर? क्या ये पेपर था, इसको फाड़ दिया तो क्या इसके अंदर कोई चेंज हुआ? कोई चेंज हुआ? आप बोले कि भाई इतना बड़ा सा पेपर था, उसमें से आपने इतना छोटा सा टुकड़ा लिया, उस उतने छोटे से टुकड़े का भी इतना छोटा टुकड़ा कर दिया, ये क्या है? दिस इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि बस इसके शेप को बदला है, इसके शेप को बदला है। वो इतना बड़ा सा पेपर, उसके शेप को इतना छोटा कर दिया, वो क्या है? वो एक फिजिकल चेंज है, ठीक है। वो एक फिजिकल चेंज है। माइंड माय वर्ड्स, एक ही बात बार बार रटने का मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट है। बस टेक्सचर चेंज कर दिया, बस ये एक फिजिकल चेंज है। सामने से देख लो, फिजिकल चेंज है ये। केमिकल चेंज क्या होता है कि जब इसमें आग लगा देते, इसको जब जला देते ना, तब ये केमिकल चेंज होता। क्यों केमिकल चेंज होता? क्योंकि इसमें से ना ऐश फॉर्म होता। ये जो है, इसे जब जला दिया जाए तो इसमें से क्या फॉर्म होगा? जब इसे बर्न किया जाएगा तो इसमें से हमें ऐश मिलेगा। वो ऐश फॉर्म हुआ, इसीलिए क्या होएगा? वो एक केमिकल चेंज होगा। लेकिन ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया? यहाँ पे पेपर के टुकड़े किए। आई बात समझ में? ठीक है, आगे अब देखो सबसे पहला, अच्छा ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में हम अंतर नहीं बता पाते, दिक्कत होती है, परेशानी होती है।
तो हम कैसे पता लगाएंगे कि भाई वहां पर जो चेंज हो रहा है वो एक फिजिकल चेंज है या एक केमिकल चेंज है? कोई तो तरीका होगा ना, कोई तो तरीका होगा ना। अब हम घुस के थोड़ी ना देखेंगे कि भाई कौन सा फॉर्म हुआ, हम हमेशा माइक्रोस्कोप अपने साथ लेके थोड़ा ना चलेंगे, या फिर कुछ करेंगे थोड़े ना हमेशा। कुछ ऐसे चीज भी होने चाहिए जिससे हम फिजिकली डिटरमाइन कर सके, है ना, कि वो एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो जब भी केमिकल चेंज होगा ना तो हमें कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ चेंज हमें देखने को मिलेंगी। और वो बदलाव क्या होंगे? तो सबसे पहला बदलाव है चेंज इन कलर। सबके एग्जाम्पल ना मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी, चेंज इन कलर, ठीक है। अगला क्या है भाई? पहला तो रंग बदल लिया। दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मतलब क्या? एक मिनट रुको। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या बोला आपने? अभी मैंने क्या बोला प्रेसिपिटेट के बारे में? प्रेसिपिटेट क्या है? इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ऑफ इन अ केमिकल रिएक्शन। कि एक केमिकल रिएक्शन के बाद जब कोई इनसॉल्युबल सॉलिड चीज बचती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इनसॉल्युबल सॉलिड क्या था? इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। कि अगर इनसॉल्युबल सॉलिड बचता है आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, आफ्टर अ टिपिकल केमिकल रिएक्शन के बाद कोई अगर सॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म, इनसॉल्युबल मतलब जो घुल ना सके, जो घुल नहीं सकता है ना, वो जैसे कि दो रिएक्शन कराया, अब उसमें ना कुछ सॉल्युबल होगा कुछ इनसॉल्युबल होगा। किसी किसी रिएक्शन में कुछ कुछ इनसॉल्युबल भी बच जाता है। तो जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है ना तो उसके बाद वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक इनसॉल्युबल चीज होता है, उसका कोई काम ही नहीं। जब सब सॉल्व हो गया वो इनसॉल्युबल रह गया, है ना, तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो अगर प्रेसिपिटेट भी बनता है ना तो एक केमिकल चेंज है। उसके बाद क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ गैस। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, ठीक है बच्चा। इवैल्यूएशन ऑफ गैस। उसके बाद है चेंज इन फिजिकल स्टेट एंड चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन फिजिकल स्टेट, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है? उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल चेंज के अंदर फिजिकल स्टेट का भी चेंज होता है भाई। अभी मैंने क्या एग्जांपल दिया था? पेपर का एग्जांपल दिया था। ये क्या है? अभी क्या किया मैंने? फिजिकल चेंज किया, पहले फिजिकल चेंज किया। अब मैं इसको अगर जलाऊं, पेपर वाला, अब मैं इसको अगर जलाऊं, है ना, इसके बाद जो ऐश फॉर्म होगा, क्या ऐसा ही दिखेगा? वो ऐश नहीं दिखेगा। क्या हो गया? फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया, सिंपल, ठीक है। और टेम्परेचर में बदला, टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, बस। अब ना कंबशन के बारे में जाओ। कंबशन और बर्निंग के बीच में ना एक डिफरेंस बताना है मेरे को आपको, ठीक है। कंबशन और बर्निंग के बीच का डिफरेंस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, मेरे को वो बताना है आप लोगों को। सबसे पहला कंबशन पढ़ा होगा आपने क्लास 6-7 में, बेसिक है, कंबशन पढ़ा होगा। दूसरा है बर्निंग, ठीक है, बर्निंग समझ नहीं पाते। कंबशन कैसे होता है? कंबशन होता है इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, इन द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? कंबशन होता है। तो भाई बर्निंग कौन सा? CO2 के प्रेजेंस में होता है, वो भी तो वही सेम चीज है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी होता है।
ये भी, ठीक है, ये भी इसके ही प्रेजेंस में होता है। तो भाई कंबशन का ना एक टाइप है बर्निंग, कंबशन का एक टाइप है बर्निंग। समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। अगरबत्ती देखी है, अगरबत्ती कुछ चीजें जब जलती हैं तो क्या करती हैं, बस ग्लो ग्लो करती हैं, बस ग्लो करती हैं। जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती, कोल, है ना, क्या करती है, बस ग्लो करती है। फ्लेम दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती। जिसमें फ्लेम दिखाई दे ना वो बर्निंग होता है, जिसमें फ्लेम दिखाई दे वो बर्निंग होता है, ठीक है। फ्लेम अगर विजिबल है तो वो है बर्निंग, फ्लेम विजिबल हुआ तो वो होगा बर्निंग, और ग्लो करेगा ना तो उसको हम स्माउल्डरिंग बोलते हैं। और अगर वो ग्लो करेगा, बर्न किया तो क्या बोलेंगे हम उसको, फ्लेम करा तो हम उसे बोलेंगे बर्निंग, ठीक है। और तो जब फ्लेम होगा तब हम इसे क्या बोलेंगे, बर्निंग, ठीक है। और जब ग्लो करेगा ना तो हम इसे स्माउल्डरिंग कहेंगे, ठीक है। जब ग्लो करेगा तो हम इसे स्माउल्डरिंग कहेंगे। तो बेसिकली यही है, कंबशन का एक टाइप है बर्निंग, ठीक है। अब इस चैप्टर का मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूं। अब इतना तो आपको पता चल गया, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, ये सब, इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। भाई इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कोई डाउट मत रखना, ये जो एंट्री और ये जो एग्जिट बताया है वो याद रख लेना, ठीक है, काम आएगा। कंबशन, बर्निंग, ये भी याद रख लेना। फिजिकल चेंज, प्रेसिपिटेट भी याद रखना, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के होने के बाद, भाई ये बाद की बात है, ये बाद की ही बात है, पहले की बात एक भी नहीं है। केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद दिखेगा ये, समझ में आया। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म बचता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, जिसमें टेक्सचर में चेंज आती है। केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें हम केमिकली चेंज लेकर आते हैं, ठीक है। कंबशन बता दिया भाई, ठीक है। केमिकल चेंज कब होता है, जब चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन कलर होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, चेंज इन फिजिकल स्टेट भी होगा। तो क्या होगा, वो होगा एक केमिकल चेंज, ठीक है। इतनी बात आ गई होगी आप सभी को समझ में, आई होप, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल ले लो, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ठीक है, ये बेसिकली फिजिकल चेंज के एग्जांपल हैं। केमिकल चेंज के एग्जांपल में आप ले लो कंबशन, ठीक है, कंबशन। दूसरा होगा हम कह सकते हैं रस्टिंग, ठीक है। कंबशन और रस्टिंग इसके एग्जांपल ले लो, ठीक है। आगे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब भी है इसके एग्जांपल्स, ठीक है, ये बता दिया। अब आगे क्या है, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको एक केमिकल कुछ ऐसे ही छोटा मोटा चीज बताती हूँ, शायद आपके काम आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं जितनी देर साइड में थी वीडियो पॉज करके लिख लिया तो अच्छी बात है। देखो अब भाई पहले मेरी बात सुनना, आप केमिकल रिएक्शन, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ना आपको कोई काम नहीं है, बस आपको केमिकल रिएक्शन के ना टाइप ही टाइप पढ़ने हैं आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ने हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं। मान लो ये कोई ए है, कुछ भी ले लो, तो पढ़ रहे हो ना, ए ले लो, ए में बी को मिला दो, ए में बी को मिलाया और मान लो उसका फॉर्मेशन में क्या आया, ए भी आया, ठीक है, ए भी आया। ए, ये दोनों क्या है, इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाया तो क्या फॉर्म हुआ, ए भी फॉर्म हुआ। तो ए बी, ए प्लस बी क्या हुए, ए प्लस बी हो गया रिएक्टेंट, क्योंकि हम इन लोगों को मिलाने जा रहे हैं, इन दोनों को हम मिलाने जा रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे,
ठीक है। जब ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो इनके रिएक्शन के बाद, माइंड माय वर्ड्स, ये दोनों रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करेंगे इसके बाद जो चीज बनकर आएगी ना, उसे हम कहेंगे क्या? उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होते हैं जिन दो चीजों को हम मिलाकर क्या करेंगे, एक सिंगल, डबल, ट्रिपल जो भी है प्रोडक्ट की हम फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? इस जो भी चीज फॉर्म हो वो प्रोडक्ट है। और जिन दो चीजों को मिलाकर, दो तीन चीजों को मिलाकर जो प्रोडक्ट हमारा बनकर आया वो है रिएक्टेंट। ठीक है, बस इतना। ये बात समझ में आ गई होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में, कि भाई दो चीजों को, ये जो दो चीज हैं उन दो चीजों को मिलाने के बाद जो चीज आती है वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट उन दो चीजों से मिलकर बनती है, उन दो चीजों को हम कहते हैं रिएक्टेंट। अभी जो दो लिया है ना, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ बस। ठीक है, आगे भाई आगे है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में ना केमिकल रिएक्शन के टाइप ही टाइप पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, मत सोचना कि पता नहीं क्या बता रही हूँ ये। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका कॉम्बिनेशन। इस पर एक्टिविटी 1.1 भी दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, फिर आती है आपकी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, सबके बारे में पढ़ेंगे। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हम करते हैं फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से 3 पार्ट में? पहला तो है थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, पहला है थर्मल डीकम्पोजिशन, अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को तो हम इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, लेकिन बाकी चैप्टर 3 में इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ोगे। फिर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसके अंदर मैं आपको एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, इसके अंदर भी पढ़ेंगे, और डीडी रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी अंदर हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, क्या होते हैं, कैसे डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है? किसी की जगह लेना। तो कब कौन सा केमिकल किस केमिकल का जगह ले सकता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ दिस। उसके बाद आती है आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। ये बेसिकली चैप्टर 2 में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगी रिडक्शन, या फिर हम इसको लिखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर जो दो चीज हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, और रिडक्शन। ये दो चीज, ये हो गई टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इतनी चीजें पढ़नी है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, रिडॉक्स रिएक्शन लगता है, पर ऐसा नहीं है, बता दूंगी मैं। ठीक है, नहीं लगेगा। जैसे ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक याद करा दिया ना, एंडो का मतलब एंट्री, एक्सो का मतलब एग्जिट, उसी तरीके से आपको आगे भी ये भी आसान लगेगा। ठीक है, और इसके बाद भी ये चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी आपको जो चीज पढ़नी है वो है कोरोजन और रेंसिडिटी, और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको पढ़ना है कोरोजन, कोरोजन है और है रेंसिडिटी, बस ये चैप्टर इतना ही। ठीक है, इतना बस नहीं है, ये है वैसे लंबा है थोड़ा, पर थोड़ा
मतलब अच्छा चैप्टर है आपका, बेसिक बनाने के लिए बहुत अच्छा है। रिडॉक्स रिएक्शन का काम है आगे आपका चैप्टर नंबर 4 में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चैप्टर 2 में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी चैप्टर 2 में क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये जो 4 है ना, ये 4 को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे तो ये 3 पर भी ध्यान देंगे, लेकिन फिर से आपको मैंने बता दिया कि ये चैप्टर में काम आएगी, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का खेल है ना, ये रिएक्टिविटी का जो खेल है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का खेल है, वो चैप्टर 3 में आपको दोबारा मिलेगा। तो चैप्टर 1 से ही सीख कर जाओ, चैप्टर 3 में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए चैप्टर 3, 4, 1, 2 में 3, 4, 2 का बेसिक है ये 1, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोरोजन और रेंसिडिटी पे ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है। कोरोजन दोबारा से आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। तो ओवरव्यू हो गया चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ना, जब हम पूरा का पूरा ये जो देख रहे हो ना रिएक्शन, ये वीडियो में क्लियर करेंगे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्टिविटीज, NCERT एक्टिविटीज, ठीक है, सारी की सारी, ठीक है। उसके साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे सबके सब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।